हेलो दोस्तों। मैं राकेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, कुछ इवेंट्स की, और फिर डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड इनकी प्राइस मूवमेंट की, और फिर इन सब का भारतीय मार्केट पे क्या असर हो सकता है उस सब की। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमेशा की तरह मेरी आपसे पहले ये रिक्वेस्ट होगी कि आप फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकन डेटा की बात करते हैं, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और वहाँ रोजगार की जो लेवल्स है वो प्री पैंडेमिक के भी वहाँ से भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। लोगों को जो इनकम है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इन सब का मार्केट पे जो असर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और वहाँ की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर ये पैंडेमिक का असर हमको एक्सटेंड होते हुए नहीं दिखता है तो हमको अब वहाँ एक मतलब इकोनॉमी में बढ़िया ग्रोथ नज़र आ रही है। यूरोप में क्या हालचाल है? यूरोप में भी ग्रोथ बढ़िया है। और वहाँ इन्फ्लेशन भी नहीं है। अगर हम लोग अमेरिकन ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ एक बड़ा इशू यह है कि वहाँ ग्रोथ के साथ में इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और इन्फ्लेशन की बढ़ने की दो वजह, एक तो नॉर्मल एक ग्रोथ है और डिमांड काफ़ी है, वो एक वजह है। और दूसरी वजह मेन है जो सप्लाई चेन की। और सप्लाई चेन ने पूरे विश्व को बेसिकली परेशान किया हुआ है। ये सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुआ है वो दो वजह से है। एक तो पैंडेमिक है, और दूसरा जो है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चाइना और जर्मनी जैसे जगहों में बड़ी बाढ़ बाढ़ आई हुई है। वहाँ वो भी एक वजह है कि काफ़ी सारे जो मतलब जहाज है वो फंसे हुए हैं। करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इन मतलब माल ढोने वाले जहाज़ों पर फंसे हुए हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी लेवल पे जो सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो एक ये एक नई परेशानी एक्चुअली दुनिया के सामने खड़ी है। और जापान में अगर हम लोग देखते हैं तो जापान और चाइना का जो डेटा है वो उतना अच्छा नहीं है। वहाँ जो ग्रोथ है, जापान की ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। वहाँ जो पीएमआई हम लोग जिसको बोलते हैं, मतलब जो ये दिखाता है कि प्रोडक्शन में या सर्विस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ कितनी हो, तो वो निगेटिव में दिखती है। चाइना में ग्रोथ है लेकिन वो नॉर्मल ग्रोथ है, वहाँ कोई ऐसी बड़ी ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन वहाँ बढ़ते हुए कोविड के जो ये है वो एक मतलब चिंता का विषय है। जापान में भी कोविड की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो कोविड अभी भी एक खतरे की तरह सब जगह मौजूद है। तो अगर हम लोग कुछ चीज़ें हैं उनको वापस से अगर देखते हैं तो अच्छी बात यह है कि यूरोप और अमेरिका में जो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हमको दिख रही है, लेकिन पैंडमिक का जो डर है वो वहाँ भी है। पैंडमिक का डर जापान में, चाइना में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया में भी अब केस धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सारों बातों को चलते हुए अगर हम लोग आप हमारी बात देखते हैं तो इसी वीक में हमने ये भी देखा कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी भी आई थी। और रिजर्व बैंक के पॉलिसीज में जहां दरों में कोई चेंज नहीं था, और वो तो वही एक्सपेक्टेशन था, लेकिन जो महंगाई की जो जो दर है वो रिजर्व बैंक ने अपवर्ड साइड में रिवाइज की है। मतलब उनको ये लगता है कि उनका जो पहले का अनुमान था 5.1 का, सॉरी 5.1 का, वो अब 5.9% होने का अनुमान है। मतलब उनको ये दिख रहा है कि ये जो महंगाई है ये
अभी अगले 1 साल तक आपकी जारी रहेगी। तो डेफ़िनेटली ये हमारे लिए एक बुरी बात है। हमारा जो डेटा है वो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी अभी भी हम लोग ग्रोथ नहीं आ रही है हमारी, कहीं से कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। एक बड़ा वैसे एक जो डेटा है, जो पिछले साल के हमारे मतलब कॉर्पोरेट जो नतीजे आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उनका जो डेटा मैं एक स्टडी कर रहा था, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि जो ईयर ऑन ईयर जो मार्च एंड में जो रिजल्ट आते हैं, मतलब जो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो रिजल्ट आते हैं, वो आपके मार्च के डेटा होते हैं, अप टू मार्च। तो वो जो ईयर ऑन ईयर जो ईयरली बेसिस पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनियों का जो सेल्स है वो केवल 16% बढ़ा हुआ है, जबकि जो प्रॉफिट है वो 600% बढ़ा हुआ है। तो ये काफ़ी एक चौंकाने वाली बात है कि सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है। तो जो प्रॉफिट हमको दिख रहा है कंपनियों का आते हुए, उसमें और उनके सेल्स में कोई मतलब तालमेल नहीं दिखाई देता है, और इसीलिए हमको कुछ और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमने इन रिजल्ट्स के बेस पे मार्केट को चढ़ते हुए देखा हुआ है, लेकिन क्या ये जो ग्रोथ है या ये जो हमको प्रॉफिट कंपनी बनाते हुए दिख रही है, ये क्या सस्टेनेबल है या वन टाइम है, या किस वजह से इसमें इतनी कंपनियां इतनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है कि जो पिछले साल का उन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया था और इस साल का जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उनमें कुछ अ, अलग तरीके से कैलकुलेशन हुई है, या फिर उनने सेल्स, या फिर जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो दिखती है एक और, वो हो सकता है कि जो रिसीवेबल्स होते हैं, मतलब उनकी जो उधारी होती है, वो शायद पिछले साल जो अटकी हुई होगी, वो इस साल उनकी वसूल होते हुए दिखती है। तो ये भी एक बड़ी वजह मुझे दिखती है। तो इन सारी वजह से मुझे एक तालमेल नहीं दिख रहा है, मतलब जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो यहाँ दिख नहीं रही है। केवल मांग बढ़ी है, ये बात सही है थोड़ी, और उस मांग को उन्होंने अपने पिछले जो इन्वेंट्री से पूरा भी किया हुआ है, और या फिर उनका जो पिछला बकाया उनको वापस मिला। ऐसी कुछ बातें जिन वजह से हमको ये बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये तो हुई बातें, और इसमें हमने ये देखा कि हमने निफ्टी और जो सेंसेक्स है उसको नया हाई बनाते हुए देखा, नए हाई पे क्लोज होते हुए दिखा। अब हम लोग 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब हमारा जो ट्रेंड है, जो हमेशा से मैं बताते आ रहा हूँ कि हम अप साइडवेज अप ट्रेंड में है, या धीरे धीरे चढ़ने वाले अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड है नहीं अभी कहीं से भी। तो अभी भी मेरा मानना यही है कि अभी हमारे पास में ऐसा डाउन ट्रेंड जैसा कुछ नहीं है। लेकिन एक और जो विशेष बात है वो ये है कि लोगों का जो अब इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप की ओर अभी शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप है, वहाँ से अपना पैसा थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है लार्ज कैप की ओर। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में हैं, तो आपको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर कड़ी नज़र रखना चाहिए, और आपको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल मतलब मानते हुए और उनको फॉलो करते हुए ही चलना होगा। जहां आपको लगता है कि आपको निकलना चाहिए, आप निकल जाइए, आपको अंदर आने का फिर मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं निकले और मार्केट में एक गिरावट आने आती है, तो आपको वहां से सबसे पहले जो गिरावट आती है वो आती है स्मॉल कैप और मिड कैप में। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, ये मेरा आपका कहना है। तो इसके बाद चलो चलते हैं, देखते हैं कि चार्ट क्या वो कह रहा है, और चार्ट पे हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट, तो हम ये इसमें देखेंगे कि जो डाउ है वो ऑल टाइम हाई पे है,
नैस्डैक भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ही बंद हुआ। डैक्स भी डैक्स भी ऊपर बंद हुआ। यूके भी अपने हाई लेवल पे ही बंद हुआ, वीकली हाई पे ही बंद हुआ। और जो निकाई है ये अगर पिछले 5 दिनों का हम लोग अगर देखेंगे तो 5 दिनों में यहाँ भी एक उसने रिकवरी हमको ज़रूर बताई है, भले ही ये अभी भी नीचे की ओर ही है, लेकिन नीचे से एक रिकवरी उसने ली हुई है। हांगकांग में भी एक पिछले वीक में कुछ रिकवरी हम लोगों ने देखी, और चाइना में भी। तो वैसे चाइना, जापान और हांगकांग अभी भी अपने लोअर लेवल पे ही है, लेकिन वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा रिकवरी हमको दिखाई है। यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। यूएसडी अगर हम लोग देखते हैं तो यूएसडी अपने जो लेवल मैंने लास्ट टाइम दी थी, आपने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम वो नो ट्रेड जोन के आसपास में ही घूमता रहा। अगले वीक में क्या करना है, जो लेवल पिछले वीक की थी उसी को फॉलो करना है, कोई नई लेवल नहीं है, इसी में हमको अभी भी ट्रेड करना है। ये जोन अभी जो जल्दी ब्रेक होने के लक्षण मुझे नहीं दिख रहे हैं। गोल्ड बहुत बढ़िया मूव हमको इस वीक में मिली। 4 दिन तो नो ट्रेड जोन में घूमता रहा, लेकिन आखिरी दिन उसने बढ़िया एक मूव दी नीचे की ओर, और करीब करीब हमारा जो लेवल था उसके आसपास आके ही उसने अपना बंद दिया। तो अभी गोल्ड में आपको करना क्या है, गोल्ड में मेरा ख्याल है कि जब तक ये लेवल नहीं टूटती है, यहाँ से लेके एक बार और हमको बाय की तरफ चलना है। तो मतलब अगर हम लोग को सेल करना है तो 46390 के नीचे हम लोग, सॉरी 46395 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और अगर हमको यहाँ से कोई भी रिवर्सल मिलता है तो बाय करेंगे 47603 के लेवल के लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होगा 46395। इसके नीचे अगर चलने लगे तो फिर आपको सेल करना है, और सेल करते हैं अगर हम लोग तो हमारे लिए नीचे का जो लेवल बन रहा है वो काफ़ी नीचे का बन रहा है, फिर अभी तो वो यहाँ तक भी आ सकता है। तो अब हमको इसके नीचे ही सेल करना है, और ये सेल का लेवल हमारा यहाँ तक आ सकता है। बाय कहाँ करेंगे, बाय इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। तो सिंपल चीज़ है, बहुत छोटा सा एक नो ट्रेड जोन है यहाँ, और हम लोग इसके यहाँ इसी लेवल पे बाय करेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये हमारे लिए एक और लेवल होगा। तो हमको सेल करना है पहले इस लेवल पे, और अगर ये लेवल और टूटता है तो फिर हम लोग तो सिंपल 46395 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और 46640 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। नीचे की ओर टारगेट होगा 45317, ऊपर की ओर टारगेट होगा 47603। क्रूड में भी हम लोग ने पिछले वीक में अच्छी खासी गिरावट देखी है। ये गिरावट बेसिकली एक डर के वजह से है कि कहीं डिमांड कम ना हो जाए, लेकिन अब चूंकि हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी एक बाढ़ हम लोग ने देखी है, सॉरी, स्टॉक मार्केट बाकी सारे मार्केट में एक अच्छी मांग हम लोग ने देखी है। तो यहाँ भी मुझे वापस से क्रूड ऊपर की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो अगर
सिंपल है, ये लेवल जब तक नीचे नहीं तोड़ता हम लोग इसमें सेल नहीं करेंगे। तो अब हमारे लिए जो लेवल है वो है 4967 का, जिसके नीचे हमको सेल करना है। और अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमारा टारगेट होगा 4529। तो इसके नीचे इस लेवल के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे यहाँ पे 4967 के नीचे शॉर्ट करेंगे 4529 के टारगेट के लिए। बाय कहाँ करेंगे? बाय हम लोग इसके ऊपर ही करेंगे। तो अब हमारा टारगेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो बाय करेंगे हम 5164 के ऊपर, टारगेट होगा 5543 का ऑलमोस्ट। मतलब हम लोग को दोनों तरफ जहां भी मार्केट हमको मौका दे वहां हम लोग के पास में 400 पॉइंट का एक टारगेट है। केवल अभी फिलहाल मुझे लगता है ये क्रूड इसी बीच में हमारा ट्रेड करते हुए नजर आएगा। सिल्वर ने भी बहुत बढ़िया नीचे की तरफ मूव दी। मैंने कहा था 66444 के नीचे शॉर्ट करना है। और ये लेवल हमको मिली नीचे, पहले ऊपर भी आया। तो पहले ऊपर की ओर एक फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ, फिर वहाँ से नीचे आया और फिर सेकंड और हमारा नीचे की ओर 2 टारगेट भी हमारे अचीव हुए। तो इस टाइप से हमको दोनों ओर मूव मिली, दोनों ओर अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। फिर चलते हैं निफ्टी। अभी निफ्टी क्या कर रहा है? ये निफ्टी तो देखिए, निफ्टी ने अब के सारे लेवल तोड़ दिए हैं और नई लेवल पे अब ट्रेड कर रहा है। ये जो लेवल थी जनरली मैंने इसके पहले वाले वीक में एक्चुअली एक्सपेक्ट की थी, लेकिन चूंकि अचानक से चाइना में जो मूव आ गई, चाइना और हांगकांग में जो और जापान में जो गिरावट आई थी, उसकी वजह से भी हम लोग एक पिछले वीक में हम लोग ने थोड़े से मार्केट को अस्थिर होते हुए देखा, लेकिन मार्केट फिर संभल गया और फिर ऊपर की ओर चढ़ गया। तो अब हम लोग वापस एक नई टेरिटरी में हैं। तो नई टेरिटरी में है, लेकिन अब यहाँ क्या करना है कि अब सिंपल है, भले हमने एक नई टेरिटरी ये कर ली है और हमने देखा कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट है, वो बहुत बढ़िया वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो हमको अब सिंपल है, ये जो लेवल है इसको फॉलो करना है। ये रहेगा हमारा नो ट्रेड जोन और इसके ऊपर मतलब 16351 के ऊपर हमको बाय करना है और 16189 के नीचे हमको सेल करना है। अगर हम लोग शॉर्ट में जाते हैं तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा 15963 और अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो फिर हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 16500 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरली एक राउंड, दिस इज कॉल्ड राउंड फिगर रेजिस्टेंस। तो अब हमको अगर हमको ट्रेड करना है तो मैं इसको 15 मिनट्स में या 1 आवर के चार्ट में आपको लगा के बताता हूँ हमको करना क्या है। सिंपल चीज, तो ये अभी हमारा करंट सिनारियो है। ये एक साइडवेज मूवमेंट है आवरली बेसिस पे। यहाँ एक गैप भी बना हुआ है, आप देखेंगे तो ये गैप सपोर्ट है। अगर इसको कहीं भी चलना है तो हम लोग
वो बाय करना है 16351 के ऊपर, इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा हमारा 16500। ओके। और अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 16189 के नीचे, और फिर हमारा टारगेट होगा 15960। तो ये हमारा निफ्टी के लिए रेंज होगा नेक्स्ट वीक के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में एक या दो वीडियो और बनाऊं जस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए, कि उसके मूवमेंट के बाद में हमको वहाँ क्या करना चाहिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी ये थोड़ा डिफरेंट है निफ्टी के अपेक्षा। निफ्टी नया हाई बना चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने नए हाई से काफ़ी दूर है अभी भी। और यहाँ से उसने नया अभी इमीडिएट तो एक नया हाई बनाया है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, हम लोग अब चूंकि हमारा जो जोन है बाइंग जोन, अभी हम लोग अभी भी बाइंग जोन के ऊपर ही है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ एक बढ़िया एक ट्रायंगल बना हुआ है, आप देखेंगे ये एक बढ़िया एक ट्रायंगल बना हुआ है। और ये ट्रायंगल जो है सॉरी, इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड में ये चलेगा। तो अब हमको इसके चांसेस जो मुझे दिख रहे हैं कि ऊपर के और ही जाने के ज़्यादा दिख रहे हैं। तो सिंपल है, हमको इसी के ऊपर, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट ही मानूंगा। तो मैं तुरंत ही इसके ऊपर बाय करना चाहूँगा, और जो लेवल है नीचे वाली उसी लेवल के नीचे मैं सेल भी करूँगा। तो सिंपल चीज़ है ये वाला बाय। और टारगेट अब मेरा जो होगा, जो ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी ने पहले बनाया हुआ है, अब मैं इसको इस टाइप से लेता हूँ कि ये मेरा फ्लैग, ये मेरा फ्लैग बन गया है। ओके, तो इसको हम लोग ये देखते हैं अगर, तो ये मेरा फ्लैग, और तकरीबन इतना ही जो मूवमेंट है मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ, और ये तकरीबन तकरीबन हमारे प्रीवियस हाई के आसपास आती है। तो जो मेरा टारगेट होगा अभी का वो वहीं तक होगा। तो टारगेट में अभी फिलहाल मान के चलूँगा 37,248। तो हम बाय करेंगे, कहाँ बाय करेंगे, 35,948 के ऊपर, जो हमारा कल का क्लोज है उसके ऊपर जैसे ही प्राइस चलना शुरू करती है हम लोग बाय करेंगे। और हमारा टारगेट होगा करीब करीब 37,248। नीचे की ओर, अगर नीचे की ओर मार्केट मूव होता है तो सिंपल है, 35,749 के नीचे हमको सेल करना है। 35,177 का हमारा टारगेट होगा। तो टारगेट नीचे वाला टारगेट हमारा इतना ही रहेगा, 35,177। ऊपर वाला टारगेट 37,248। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ से यहाँ ये मूव अपसाइड के लिए, और यहाँ से ये मूव डाउन साइड के लिए। तो ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी मेरी है बैंक निफ्टी के लिए। अब चल के देखते हैं कि वो स्टॉक्स जो मैंने इसके पहले
सजेस्ट किए थे उनका क्या हुआ। तो बारबेक इनोवेशन ये एक्चुअली इमीडिएट वाला नहीं है, मैंने इसको सजेस्ट किया था। इसको मैं पहले डेली चार्ट पे लेकर आता हूँ तभी आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो इसको मैंने सजेस्ट किया था 923 पे, यहाँ ये इस वाले दिन पे, और टारगेट मैंने दिया था 1201 का पहला टारगेट था जो अचीव हुआ है, और सेकंड टारगेट जो मेरा है 1443 का है। और मैं चाहूँगा कि आप अपना इसमें कंटिन्यू रखें करके। तो यहाँ एक हमारा बहुत बढ़िया जो करीब करीब 300 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ अचीव हुआ। फिर आगे हम लोग देखते हैं SBI। इसको भी मैंने दिया था ये थोड़ा पहले, करीब करीब 426 के पास में, और 426 के बाद में ये काफ़ी दिन तक यहीं गुजरता रहा, स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं किया। और फिर हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट अभी फर्स्ट टारगेट के आसपास आके ये थोड़ा सा वापस से रिट्रेस हुआ है, लेकिन अगर हम लोग हाई अगर इसका देखते हैं तो 467 का हाई इसने अचीव किया है 426 के, मतलब 40%, मतलब ऑलमोस्ट 10% का जो ये है हमारा वो अचीव होता हुआ हमको दिखता है। अभी क्या करना है, आपको इसमें बने रहना है, बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक और था SRF का, हमने देखा कि इसको मैंने दिया था, इसकी चर्चा मैंने लास्ट टाइम भी की थी, इस बार हमने और भी इसको ऊपर जाते हुए देखा, इसने हाई अपना बनाया 9166 का। और अब मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए और इसमें फिर एक बार एंट्री कीजिए अगर आपने नहीं की है। जल्दी ही हम लोग 10,000 का टारगेट भी इसमें देखेंगे। सॉरी। फिर मैंने हैवल्स दिया था, हैवल्स 3 वीक पहले मैंने इसको दिया था, और इस बार हमारा जो टारगेट था फर्स्ट टारगेट वो अचीव भी हुआ और उसके ऊपर भी प्राइस गई। अब प्राइस वहाँ से मैं रेडी हूँ नेक्स्ट टारगेट के लिए, यहाँ से आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 1400। अभी भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ इसके ऊपर, कोई डरने वाली बात फिलहाल है नहीं। ये एक और जो सन फार्मा मैंने दिया था, सॉरी ये सन फार्मा एडवांस, मैंने कहा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाय करना है, पहले वहाँ टच ही नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, और अब यहाँ से ऊपर चलना शुरू किया, और अब ये ऊपर का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट अभी हमारा बहुत दूर है, लेकिन इसमें आपको अब बने रहना है। फिर नेक्स्ट था सन फार्मा। सन फार्मा जो मैंने दिया था उसने अपने 2 टारगेट हिट किए और तीसरे टारगेट के लिए वो बिल्कुल रेडी है। इस वीक में ये तीसरे टारगेट आते हुए भी आपको दिखेंगे। मेरा इसका अंतिम जो टारगेट है वो 857 नहीं है, मेरा टारगेट 1000 के आसपास है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी यहाँ हैं, देखेंगे इसके बाद ऊपर की चाल जैसी निकलेंगी हम लोग आगे चल के डिसीजन लेंगे इसमें करना क्या है। फिर हम लोग देखते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज़ जो मैंने पिछले वीक में दिया था, यहीं से आपको बढ़िया से ऑलमोस्ट फर्स्ट लेवल के आसपास पहुंचा भी, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चलने के लिए राजी। अभी क्या करना है, अगर आपने अभी भी नहीं लिया तो आप अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कहा है कि ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए नहीं है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बिना हिचक के। ये हमेशा ऊपर ही जाने वाला स्टॉक है, ये इसको आपको हमेशा के लिए आपको रखना है आपके पास में। फिर भारतीय एयरटेल जो मैंने पिछले लास्ट वीक में दिया था, 548 का मैंने बाय था रिकमेंडेशन, और मेरा फर्स्ट टारगेट और ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी हिट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो सेकंड टारगेट 623 है, और यहाँ हम लोग ने 620 के आसपास का हाई लगाते हुए
619 का हाई इसने यहाँ लगाया हुआ है। तो केवल 4 रुपये के हिसाब से अगर छोड़े तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया ये ट्रेड अचीव होते हुए दिख रहा है। अभी तक इसकी चाल थमी नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये चाल इसकी थम गई है, ये यहाँ भी जाएगा और इसके ऊपर ये ऑल टाइम हाई है, और जैसे ही ये ऑल टाइम हाई का ब्रेक करता है हम एक नए ऊंचाई के लिए फिर रेडी हैं। तो आपको इसमें बने रहना है। ICICI बैंक मैंने रिकमेंड किया था 676 के ऊपर, यहाँ ये इसने हाई 717 का हाई भी इसने लगाया हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया इसमें एक मूव हमको मिल चुकी है। चूँकि अभी तक इसने हमारा टारगेट नहीं अचीव किया है, तो अभी हम लोग इसमें खड़े रहेंगे और हम बहुत जल्द पहला और दूसरा टारगेट को आते हुए भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रिसिशन कैमशाफ्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगर आप लोग इसमें से हैं तो मैं फ़िलहाल कहूँगा कि आप निकल जाइए। ये फिर से अगर क्रॉस करता है 109 का, आप फिर से इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये अभी सॉरी, आज थोड़ा खांसी है तो बार बार डिस्टर्बेंस है। तो इसमें आप फिर नई एंट्री ले सकते हैं जब ये लेवल को वापस क्रॉस करे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा आपसे निवेदन है कि ये आप इसमें से एक बार के लिए निकल जाइए। फिर हम लोग देखते हैं सिनेविस्टा, जो मैंने आपको दिया था 1465 पे, इसने मेरा फर्स्ट टारगेट को हिट किया 1695, एग्जैक्ट टारगेट हिट किया, और उस टारगेट के बाद ये वापस अपने बाइंग प्राइस के पास ही है। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से आप इसमें एंट्री कर सकते हो, लेकिन अब चूंकि ये मुझे एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक रिवर्सल सिग्नल आने दीजिए और अब इसके ऊपर बाय कीजिए। अब क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये वापस से काफ़ी नीचे जा सकता है। तो फिलहाल मैं इसमें आपको नई एंट्री की सलाह अभी नहीं दे रहा हूँ। राणे मद्रास, ये देखिए इसने ऑलमोस्ट मेरे तीनों टारगेट को हिट किया। छोटा एक अमाउंट छोड़ दिया जाए तो ये एंट्री था अपना 404 पे, 428, 457 और 4 हाईएस्ट ये है 486। तो एक ही दिन में इसने इतना हमारा टारगेट को अचीव किया और वहाँ से ये वापस अपने बाइंग प्राइस पे आ गया है। आप चाहो तो फिर से एक बार इसको ले सकते हो, टारगेट वही होगा और स्टॉप लॉस भी वही होगा। तो आप चाहो तो आप इसमें एक बार और हाथ आजमा सकते हो। ये एमटार, ये भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मैं भी स्टॉक में था और मैं सब स्टॉक्स मैं भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो हो क्वेस कॉर्प अभी अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही है। फेयर केम टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो कि काफ़ी बड़ा है 1752 से लेके 2065 अभी चल रहा है, लेकिन इसने हाई जो मारा है, हाई जो लगाया है वो 2150 का हाई लगाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का हमको यहाँ टारगेट अचीव हुआ, जबकि जो कि करीब करीब 20% के आसपास है। तो फेयर कैम हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव। कैडिला में कोई मूव नहीं आया अभी तक, वहीं के वहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। GSFC में भी जनरली कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं है, प्राइस अभी भी बाइंग के आसपास में ही घूम रही है। यूबीएल हमारे लिस्ट में नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको वो स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जहां आप अगले वीक में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। ये देखिए, ये जो एक
ट्रेड, एक एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, फिर रिट्रेसमेंट और फिर सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर चढ़ रहा है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ऐसा ये डबल ये संगम है, सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी है। तो अब हम लोग यहाँ एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 121.70 के ऊपर बाय करना है, 106 का स्टॉप लॉस लगाना है। फर्स्ट टारगेट आपका जो है 141 का है, 179 दूसरा स्टॉप लॉस, और आप इस टारगेट के लिए आपको इसमें बाय करना। नेक्स्ट जो स्टॉक है आपके लिए वो है JSW एनर्जी। मैंने इसको इसके पहले भी कई बार इसको सजेस्ट किया हुआ है। अब ये नई एंट्री वापस मुझे मिल रही है और हम लोग अभी खुले नीले आकाश में घूम रहे हैं, ऑल टाइम हाई के लेवल पे घूम रहे हैं। तो हमको यहाँ क्या करना है, हमारे लिए जो ट्रेड है वो है 252 के ऊपर बाय, 292, 328 ये दो स्टॉप टारगेट, और 240 ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, और आप आराम से इसमें ट्रेड कीजिए। फिर देखिए अदानी एंटरप्राइज ने भी ट्रायंगुलर एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, बढ़िया ब्रेकआउट है। तो हमको 1536 के ऊपर बाय करना है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 1734, सेकंड टारगेट होगा 1958, थर्ड टारगेट होगा 2365। स्टॉप लॉस हम लोग को रखना है 1398 का। ये जो स्टॉक्स मैं दे रहा हूँ जिनमें एक लंबी पारी के चांस है, तो उसमें टाइम भी लगेगा आपके टारगेट आने में। तो इसमें आप पेशेंस से रहिए और इसमें आप ट्रेड कीजिए। अगला जो स्टॉक्स है वो मेरा अमर राजा बैटरी। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो काफ़ी दिनों से ये नीचे की ओर आ रहा है, एक अच्छे खासे सपोर्ट के लेवल पे ये अब खड़ा हुआ है। यहाँ से इसने छोटा सा एक रिवर्सल का सिग्नल दिया है। अब ये रिवर्सल का सिग्नल कितना कारगर है मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक ट्रेडर के हिसाब से आप सोचेंगे तो यहाँ मेरा एक सजेशन होगा 731 के ऊपर बाय करेंगे, 824, 928 और 1010 ये मेरे टारगेट्स होंगे। तो इनके ऊपर मुझे इसके लिए मुझे बाय करना है, और स्टॉप लॉस होगा मेरा 690 स्टॉप लॉस है। तो मेरा एक सबसे निवेदन ये रहेगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको निकल ही जाना है। मेरे किसी भी स्टॉक में अगर आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको उसमें से एग्जिट करना है। अगर वापस घूम के प्राइस अपने बाइंग लेवल पे आता है और वहां से वापस आपको चांस मिलता है तो आप वापस एंट्री कीजिए। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कीजिए, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका प्राइस वापस घूम के आपकी बाइंग प्राइस के वहाँ इसी लेवल पे वापस आता है तो आप फिर एंट्री कीजिए। ये हर स्टॉक के लिए मेरा एप्लीकेबल है। इसके बाद में एक और स्टॉक है जो इस वीक के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये है सीमेंस। ये अप ट्रेंड में ही है काफ़ी दिनों से, छोटा सा एक रिट्रेसमेंट होता है फिर ऊपर चलता है, रिट्रेसमेंट होता है फिर ऊपर चलने के लिए राजी होता है। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ मुझे होते हुए दिख रही है, कंप्लीट होते हुए, और यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, चैनल ब्रेकआउट। तो हमको इसमें क्या करना है, 2085 के ऊपर बाय करना है। टारगेट होगा 2202, 2375, स्टॉप लॉस होगा 2023। और आखिरी का जो स्टॉक होगा आज मेरा वो है BDL।
वीडीएल ने एक नया ब्रेकआउट दिया हुआ है। ओके, और अब ये एक नई चाल चलने के लिए रेडी है। तो हमको बाय करना है 314 के ऊपर, टारगेट होगा 355, 386, 496। टारगेट लंबे हैं तो आने में टाइम भी लगेगा, और स्टॉप लॉस होगा मेरा 290 का। तो ये जो स्टॉप लॉस है, मैं वापस एक बार बताना चाहता हूँ, हम लोग अपने मार्केट के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से उतनी तेज़ी से भागेगा। मार्केट अभी धीरे धीरे चलेगा। अभी ट्रेंड ऊपर का है तो मैं नीचे की कोई बात नहीं करूँगा। मैंने एक्चुअली बीच में एक बार ज़रूर सबको अलर्ट किया था कि आप थोड़ा सा अपने प्रॉफिट बुकिंग भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर गिरावट आती है तो अचानक से आ सकती है। तो आप हमेशा अलर्ट रहिए। अब मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है तो आप ऊपर में आप ट्रेड करते रहिए, लेकिन आपका ट्रेडिंग में आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी मौका आए आपको तुरंत निकलते आना भी चाहिए। तो फिलहाल ऐसी एक वजह मुझे ये जो दिख रही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब मार्केट हाई बना रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप एक्चुअली नहीं चल रहे हैं, तो पैसा एक्चुअली लोग निकाल कर स्मॉल कैप और मिड कैप से निकाल कर लार्ज कैप में शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा एक अलर्ट होना सबके लिए ज़रूरी है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा अलर्ट रहिए। आपका अगर प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, और ज़्यादा ट्रेल मत कीजिए, ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत कीजिए, कुछ पैसे बचा के काम कीजिए। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की बाजार पे राय। मैं आपसे थोड़ी क्षमा चाहूँगा इस हफ्ते, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नरम गरम होने की वजह से, कुछ बुखार और खांसी होने की वजह से आज के इस वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ बार बार मुझे खांसी भी आ रही है। लेकिन इस तबीयत के बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाऊं, क्योंकि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित होते हैं, वो अपने ट्रेड लेते हैं, और मैंने सोचा कि मैं इसे नहीं स्किप कर सकता हूँ। तो मुझे आशा है कि इस डिस्टरबेंस को आप इग्नोर करेंगे, और जो कंटेंट है उस पर आप ध्यान देंगे, जो डेफिनेटली मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लेकर आता हूँ। इस हफ्ते हमने चर्चा की ग्लोबल मार्केट की, और उन बातों की जो हमारे मार्केट पे असर डाल रहे हैं, और लंबे तक इसका असर हो सकता है। हमने चर्चा की रिज़र्व बैंक की पॉलिसी की, हमने चर्चा की उन स्टॉक्स की जो हम लोग ने पहले मतलब मैंने रिकमेंड किए हुए थे, और उनकी चाल कैसी रही, और हमने चर्चा की उन स्टॉक्स की जिनमें आप अगले हफ्ते ट्रेड करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे बाजार पे राय के अगले एपिसोड में। तो धन्यवाद।